आज हमारा टॉपिक चलेगा समसीमांत उपयोगिता नियम। समसीमांत उपयोगिता नियम एवं उपयोगिता इसको बड़ा चर्चा करेंगे। समसीमांत उपयोगिता नियम एवं उपभोक्ता का संतुलन, ये होता क्या है? ठीक है, हेडिंग आप सब बराबर से एक भी लेकर इस उपभोक्ता नियम के अदर नेम कौन कौन से होते हैं? ठीक है, इस उपभोक्ता नियम के जो अन्य नाम हैं, जो अन्य नामों से भी पेपर में आ सकता है, वो अन्य नाम भी लिखते हैं। ठीक है, अन्य नाम गॉस का द्वितीय नियम, गॉस का नियम। ठीक है, एक अदर इन नामों को भी आप याद रखें। प्रतिस्थापन का नियम, प्रतिस्थापन का नियम, आमदनी के आवंटन का नियम, आमदनी के आवंटन का नियम, अधिकतम संतोष का नियम। इसके अन्य नाम हैं। इस तरह से इसके 5 नाम हो गए। समसीमांत उपयोगिता नियम एवं उपभोक्ता का संतुलन, इसके अन्य क्या नाम है? गॉस का नियम या गॉस का द्वितीय नियम, प्रतिस्थापन का नियम, आमदनी के आवंटन का नियम और अधिकतम संतोष का। इन नामों से भी ये आ सकता है। आप लिखिए और कई सारे आपको इसको लिखेंगे, आपको पसंद आए लिखना। जब हम बात कर रहे थे साम्य की, संतुलन या साम्य की, साम्य का अर्थ है कि वर्तमान स्थिति को नहीं बदलना। ठीक है ना, साम्य का अर्थ है विश्राम की स्थिति अथवा स्थिति को नहीं बदल, स्थिति को नहीं बदल। ठीक है, जहाँ है वहीं रहना पसंद करेगा, तो ये होता है साम्य। एक उपभोक्ता, एक उपभोक्ता
जब अपने उपभोग की स्थिति को नहीं बदलता है, अर्थात वह उस स्थिति में इसको जब की जगह लिख लेना, जिस स्थिति एक उपभोक्ता जिस स्थिति में अपने उपभोग की स्थिति को नहीं बदलता है, अर्थात वह उस स्थिति में अधिकतम संतोष प्राप्त करता है, उसे उपभोक्ता का संतुलन कहने का समझ लो। इसको पहले देखो, सामने का अर्थ क्या होता है? विश्राम की स्थिति अथवा स्थिति को नहीं बदलता। यहाँ पे आदमी है, बस संतोष में, अब मैं ऊपर जाना चाहता हूँ, मैं नीचे जाना है। इसकी डेफिनेशन हम बात कर रहे थे, उपभोक्ता का संतुलन क्या होता है। वैसी वह स्थिति, उपभोक्ता जिस स्थिति में अपने उपभोग की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं करता, ना उसको कम करना चाहता है, ना वो अधिक करना चाहता है, तो उस स्थिति को क्या बोलते हैं हम? संतुलन की स्थिति। इस स्थिति में उपभोक्ता क्या करता है? अधिकतम संतोष प्राप्त करता है। कल हमने जो ग्राफ पढ़े थे, 2 ग्राफों में जब हम एनालिसिस किया था, देखा था जिस बिंदु पर सीमांत उपयोगिता क्या होती है? 0, उस पर कुल उपयोगिता क्या होती है? अधिकतम। और जिस बिंदु पर कुल उपयोगिता अधिकतम होती है, वो बिंदु क्या होता है? अधिकतम संतोष बिंदु, सैचुरेशन पॉइंट के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, उस स्थिति से ना तो उपभोक्ता नीचे जाना चाहता है, ना उससे आगे जाना। क्लियर है ना? ये संतृप्ति। हाँ, संतृप्ति मैंने उसके बारे में बताया था। उस ग्राफ में हमने शब्द यूज किया था संतृप्ति। संतृप्ति का दूसरा नाम होता है संतोष। ठीक है, और वही स्थिति क्या होती है? उपभोक्ता के संतुलन की स्थिति। ठीक है ना? जहाँ पे उपभोक्ता स्थिर हो जाता है, वो स्थिति क्या होती है? उपभोक्ता के संतुलन की। उसमें 2 पॉइंट्स पर हमारा ग्राफ इस तरह से बना था, ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे। तो ये जो स्तर है, ये वाला पूरा का पूरा, ये क्या है? उपभोक्ता की संतुलन की। यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा उपभोक्ता क्या रहा? स्थिर रहा, ना तो वो आगे बढ़ा, ना वो नीचे गया। इससे पहले नीचे था, इससे आगे क्या गया? नीचे चला गया। ठीक है ना? तो ये पूरा स्तर क्या होगा? उपभोक्ता के संतुलन के स्तर। ठीक है, विदाउट इसकी एक अन्य डेफिनेशन लिख लो सरल शब्दों में। अच्छा, गणनावाचक दृष्टिकोण के हिसाब से गणना, उसको मैथमेटिकली समझाया। ठीक है, गणनावाचक दृष्टिकोण से उपभोक्ता के संतुलन के लिए आवश्यक है, गणनावाचक दृष्टिकोण से उपभोक्ता के संतुलन के लिए आवश्यक है कि वस्तु की सीमांत उपयोगिता, वस्तु की सीमांत उपयोगिता वस्तु की बाजार कीमत के बराबर। इसको याद रखिए, वस्तु की बाजार कीमत के बराबर। ठीक है, तो देखो, ये गणनावाचक दृष्टिकोण आपसे कहता है कि उपभोक्ता संतुलन के लिए आवश्यक है कि वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता वस्तुओं की बाजार कीमत के बराबर हो, अर्थात मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, मतलब एक्स कोई वस्तु है, वो बराबर किसको होनी चाहिए? मार्केट प्राइस ऑफ एक्स, एक्स की प्राइस के बराबर होनी चाहिए। क्लियर है?
करो इसको। सरल शब्दों में इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे तो इसमें लिखा हुआ है एक उपभोक्ता विभिन्न वस्तुओं पर एक उपभोक्ता, अभी तक हमने पढ़ा एक वस्तु पर, ठीक है ना? हाँ भाई, इसका मतलब है हम सीमांत उपयोगिता नियम के बारे में पढ़ रहे थे। सरल शब्दों में इसकी डेफिनेशन है एक उपभोक्ता को विभिन्न वस्तुओं पर अपना व्यय इस प्रकार करना चाहिए कि प्रत्येक दिशा में व्यय की अंतिम इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता बराबर हो या लगभग बराबर। अभी तक हमने डिस्कस किया था कि जो सीमांत उपयोगिता होती है इसका नेचर कैसा होता है, घटते हुए क्रम में। आप लगातार एक वस्तु का उपयोग करोगे तो उसकी सीमांत उपयोगिता घटती चली जाती है। मान के चलो आपको 4 वस्तुओं का उपयोग करना है, 1 2 3 4 तरह की वस्तुओं का उपयोग करना है। आपके पास 100 रुपए, कितने रुपए? 100 रुपए। तो आपको क्या करना चाहिए? जरूर अब आप एक ही वस्तु का उपयोग करते जाओगे 100 रुपए में, इस वस्तु की सीमांत उपयोगिता क्या होगी? घटती हुई चली जाएगी। तो आपको इस तरह से इन वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए, इस मिश्रण में उपयोग करना चाहिए ताकि प्रत्येक वस्तु की सीमांत उपयोगिता क्या हो? लगभग बराबर हो या अधिकतम हो या एक्यूरेट बराबर हो। प्रत्येक वस्तु की सीमांत उपयोगिता क्या होनी चाहिए? मतलब व्यय की प्रत्येक दिशा में, दिशा का मतलब इस दिशा में आपने पहली वस्तु पर व्यय किया, दूसरी वस्तु पर व्यय किया, तीसरी पे व्यय किया और चौथी पे व्यय किया, सभी की सीमांत उपयोगिता क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। अगर बराबर नहीं हो तो लगभग बराबर होनी चाहिए। बताओ, मैं आपसे कहूँ होटल में आओ, 100 रुपये की थाली में रोटियाँ ले लो, तो क्या रोटियों की सीमांत उपयोगिता उसने मिल पाएगी? टोटल यूटिलिटी ज़्यादा हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, कम होती चली जाएगी। मानो आपने एक रोटी ली, आपने चावल भी ले लिया, आपने सब्जी भी ले लिया, एक तरह की सैलेड भी ले लिया, दही भी ले लिया, इस तरह से 5-6 चीज़ें आपने ली, तो प्रत्येक चीज़ की सीमांत उपयोगिता क्या होगी? अधिकतम होगी आपको। आप किसी भी चीज़ से बोर नहीं होंगे और आराम से आपका इससे प्राप्त होने वाली जो कुल उपयोगिता होगी वो क्या होगी? हमेशा अधिकतम, क्योंकि आपको ज़्यादा संतुष्टि प्राप्त। क्लियर? ठीक है ना? तो ये होता है आपका सरल शब्दों में, अगर प्रत्येक दिशा में व्यय की अंतिम इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता बराबर हो या लगभग बराबर। विदाउट क्लियर है? अब इसमें नेक्स्ट है बहुत कहें हो ठीक। हाँ भाई, नियम की व्याख्या, नियम की व्याख्या, इसमें क्या होगा? नियम की व्याख्या में इसको अपने लैंग्वेज में लिखवा देना, ठीक है? मैं आपको वैसे ही समझा रहा लिखवाऊंगा। मानो मेरे पास कितने पैसे हैं? टोटल 100, ठीक है? आज मैं गया, मैं कहाँ गया? मान के चलो मैं एक पर्सन हूँ, ये मैं हूँ, ठीक है? मैं जा रहा हूँ मार्केट, कहाँ जा रहा हूँ? मार्केट। चला गया बाजार, मेरी जेब में कितने रुपए रखे हुए हैं? 100, ठीक है? अब मुझे क्या खरीदना है? एप्पल खरीदना है। क्या खरीद रहे हैं? एप्पल। एप्पल की रेट है 100 रुपये पर केजी। एप्पल की रेट कितने? 100 रुपये किलो। तो मैं कितने एप्पल खरीद पाऊंगा 100 रुपये में? 1 किलो खरीद पाऊंगा। अब मैं अगले दिन फिर बाजार गया, एप्पल की रेट हो गई 50 रुपये, कितनी हो गई? तो मैं क्या कितने एप्पल खरीद पाऊंगा? 2 किलो खरीद पाऊंगा। अगर अगले दिन एप्पल की रेट हो गई 200 रुपये किलो, तो मैं कितने एप्पल खरीद पाऊंगा? आधी किलो, ठीक है? तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं अपनी आय का समायोजन व्यय में इस प्रकार से करता हूँ जिससे मुझे अधिकतम संतोष प्राप्त हो सके। क्लियर? अब संतोष का अधिकतम संतोष किस पर निर्भर करता है? वस्तु की मार्केट प्राइस पे। अगर वस्तु महंगी होगी तो मैं उसका उपभोग कम कर दूंगा, और वस्तु सस्ती हो जाएगी तो मैं उसका उपभोग बढ़ा दूंगा। क्लियर है? मार्केट में यही होता है। मानो आपके यहाँ कोई फ्रूट आता है और वो महंगा हो जाए तो वो कम खरीदने लग जाते हैं, और सस्ता हो जाए तो उसको ज़्यादा खरीदने लग जाते हैं, ठीक है ना? अगर ज़्यादा ही सस्ता हो जाए तो भी इसका नेगेटिव इफेक्ट आता है, लोग खरीदने बंद कर देते हैं। अगर केले 5 रुपये किलो बिकने लग जाए तो लोगों की जगह बंदर खाने लग जाते हैं। केले 150 रुपये किलो बिकने लग जाए तो भी कम बिकेंगे। इस टाइप स्टैंडर्ड प्राइस होता है, तो ये डिमांड मार्केट में डिमांड कर रहती है, बनी रहती है।
क्लियर? मानो स्प्लेंडर की बाइक 82,000 की जगह 12,000 की आने लग जाए, वो खरीदेगा किसको? नहीं खरीदेगा। अगर स्प्लेंडर की बाइक 82,000 की जगह 12,000 की आने लग जाए, उसको कोई नहीं खरीदेगा। ठीक है ना? क्योंकि किसी भी वस्तु के बिकने पर मार्केट में उसका ब्रांड वैल्यू और उसका स्टेटस पॉइंट भी निर्भर कर सकता है। ठीक है? विदाउट मानो नैनो की जो कार आई थी, नैनो की कार आई थी 1 लाख रुपए की, उसके मार्केट से फेल होने का क्या रीजन था? लोगों ने उसको स्टेटस से जोड़ लिया, ब्रांड वैल्यू से जोड़ लिया कि यार 1 लाख की कार खरीदेंगे। ये तो कार ही चलती थी, 4 पहिए से अच्छी चलती थी, एवरेज देती थी, बहुत सब कुछ था उसमें, पर लोगों ने उसको अपने स्टेटस से जोड़ लिया। 1 लाख की कार खरीदेंगे, गरीब लोगों का है। लोगों ने क्या किया? स्टेटस से जोड़ लिया। लोगों ने सोचा 1 लाख की कार खरीदेंगे, इससे बेटर से 1 लाख में ब्रांडेड बाइक खरीदेंगे, इससे स्टेटस मेंटेन होता है। ठीक है ना? तो मार्केट प्राइस के अलावा, जरूरत के अलावा स्टेटस भी प्रभाव डालता है किसी भी चीज़ के मांग में। ठीक है? तो मांग की तो बात नहीं कर रहे हैं, हम बात किस कर रहे हैं? इसकी कर रहे हैं कि मार्केट जा रहा है 100 रुपये लेके जा रहा है। हमारा एप्पल 100 रुपये किलो है, 1 किलो ही खरीद पाएगा। एप्पल 50 रुपये किलो है, तो कितने खरीद पाएगा? 2 किलो खरीद पाएगा। तो इसका क्या रिलेशन हुआ? क्वांटिटी और प्राइस में कैसा रिलेशन होता है? इनवर्स रिलेशन। कैसा रिलेशन होता है? एंटी। मतलब क्वांटिटी, अगर प्राइस ज़्यादा होगी तो क्वांटिटी कम होगी, प्राइस कम होगी तो क्वांटिटी ज़्यादा होगी। क्लियर है? अब इसको लिख लो। अगर x वस्तु की हाँ कैसे काम करता है ये? यदि x वस्तु की वजह से प्राप्त सीमांत उपयोगिता मतलब मार्जिनल यूटिलिटी से प्राप्त सीमांत उपयोगिता वस्तु x की कीमत से अधिक हो। हमने अभी व्याख्या देखी कि मार्केट प्राइस और यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी बराबर होनी चाहिए। जब ये बराबर होंगी तभी हमारा उपभोक्ता क्या होगा? संतुलन की स्थिति में होगा। अर्थात मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन प्राइस ऑफ x। ये मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस से क्या है? ज्यादा है। तो इसका मतलब उपभोक्ता संतुलन में नहीं है। ठीक है? तो क्या होगा? तो उपभोक्ता x की अधिक मात्रा का उपभोग करेगा या x वस्तु पर अधिक व्यय करेगा। मतलब इसकी मार्जिनल यूटिलिटी इसकी प्राइस से ज़्यादा है। इस लाइन का मतलब होता है वस्तु सस्ती है। ठीक है ना? इसका एक वर्ड होता है ये वस्तु सस्ती है। जब ये वस्तु सस्ती है या इसकी मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस से ज़्यादा होगी तो लोग इस पर खर्चा करना स्टार्ट कर देंगे, प्राइस पे खर्चा करना स्टार्ट कर देंगे। और कब तक खर्चा करेंगे? जब तक ये दोनों बराबर नहीं हो। चलिए दोबारा समझो। इसका डीप टेक्निकल वर्ड है मार्जिनल यूटिलिटी इज ग्रेटर देन px। मतलब वस्तु x की कीमत से अधिक है इसकी सीमांत उपयोगिता। उपयोगिता अधिक है और वस्तु की कीमत कम है। ठीक है? तो लोग क्या करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा वस्तु खरीदने की कोशिश करेंगे। कब तक खरीदेंगे? जब तक मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस बराबर नहीं हो जाए। मतलब वो मेरे इनकम के कंपैरिजन में नहीं है। ठीक है? अधिक करेंगे। ठीक है? इस लाइन का मतलब होता है जैसे सामान्य शब्दों में बोलते हैं वस्तु सस्ती है। ठीक है ना? इस लाइन का मतलब होता है वस्तु हमारी सस्ती बिक रही है। ठीक है? इसी तरह और यह करेगा और अपने कल्याण को अधिकतम करेगा। देखो इसका मैं एग्जांपल गोल्ड से देता हूँ। केले रैपल को छोड़ो। मान के चलो मार्केट में गोल्ड कम सस्ता हो जाए, 10,000 रुपये का 10 ग्राम हो जाए। सपोज करो ऐसा होना नहीं है। तो
तो 10,000 रुपये का जिस दिन गोल्ड हो जाएगा मार्केट में उसकी डिमांड बढ़ जाएगी बहुत ज़्यादा। आज लोग 50,000 रुपये में 10 ग्राम खरीदते हैं, तो लोग जब 10,000 का हो जाएगा तो 50,000 रुपये में कितने ग्राम खरीद पाएंगे? 5 ग्राम, 50 ग्राम खरीद पाएंगे। तो इससे क्या होगा? मार्जिन यूटिलिटी तो ज़्यादा है गोल्ड की, प्राइस क्या है? कम। मतलब मार्केट में सस्ता बिक रहा है, जिससे क्या होगा? लोग उसका अधिक उपयोग करने लगेंगे। कब तक अधिक उपयोग करेंगे? जब तक वो 50,000 के बराबर नहीं खरीदेंगे। मतलब यूटिलिटी और प्राइस क्या हो जाएगा? बराबर नहीं हो जाएगा। जैसे कि वो पहले खरीदते थे 10 ग्राम गोल्ड कितने रुपए में? 50,000। तो यहाँ पे सामने की स्थिति बराबर था, मान लो, ठीक है ना, मैंने मान लिया। अब मानो गोल्ड कितने का हो गया? 10,000 का, और अभी भी कितना है? 10 ग्राम। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसकी जो यूटिलिटी है 10 ग्राम के बराबर यूटिलिटी मान रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो इसकी यूटिलिटी इसके प्राइस से ज़्यादा है, ठीक है। तो इस खर्चे को ये बराबर करने के लिए, जब 10 ग्राम किसके बराबर होना चाहिए था? 50,000 के बराबर। तो इन दोनों को बराबर करने के लिए कितना गुना बढ़ा देगा अपना ये उपयोग? 5 गुना बढ़ा देगा, ठीक है। कब तक? और ये फिर क्या हो जाएगा? 10 ग्राम बराबर 50,000, और ये 10 ग्राम के लिए क्या हो जाएगा? 50,000, ठीक है। तब ये किस अवस्था में आ जाएगा? साम्य अवस्था में आ जाएगा, संतुलन की अवस्था में आ जाएगा। या मैं ये कहूँ मेरी जेब में 50,000 रुपये केवल, 50,000 में पहले मैं 10 ग्राम गोल्ड खरीदता था, अब भी मेरी जेब में 50,000 है। गोल्ड की कीमत कितनी हो गई? 10,000। तो मैं कितना गोल्ड खरीद पाऊंगा? 50,000 का। तो मैं खरीदता ही जाऊंगा, कब तक खरीदूंगा? जब तक मेरे पास 50,000 रुपये जेब में होंगे। सामने मेरी स्थिति संतुलन में कब आती है? 50,000, ठीक है। ये स्थिति यहाँ पे कह रहा है। जब किसी वस्तु की वो अलग मैटर है, इकोनॉमी के ऊपर अलग व्याख्या करती है, ठीक है। वो अपवादजनक स्थितियों में है, ठीक है। हम जब एक किसी भी नियम को पढ़ते हैं तो उसमें लिख देते हैं उपभोक्ता विवेकशील है और उसके आय के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ठीक है ना। इन सब चीज़ों को फिक्स करके मानते हैं, केवल हम इसमें कीमत में परिवर्तन कर रहे हैं बस, और कुछ में परिवर्तन नहीं कर रहे। तो देखिए, तो कुल मिला के बात है, मार्जिनल यूटिलिटी अगर प्राइस से ज़्यादा होगी तो वस्तु का अधिक उपयोग चालू करेगा, और फिर कब तक वस्तु का उपयोग करेगा? जब तक वो साम्य अवस्था में नहीं आता, और उसके अपने कल्याण को क्या करेगा? ठीक है। इसके बाद देखो, यदि इसी प्रकार इसका उल्टा कर लो, इसी प्रकार यदि x वस्तु की सीमांत उपयोगिता वस्तु की कीमत से कम है, अर्थात मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x इज लेस देन px, तो उपभोक्ता वस्तु को कम उपभोग करेगा, वस्तु को क्या करेगा? कम उपभोग, और अपने कल्याण को अधिकतम, ठीक है। इसको नोट कर लो सब।